नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के YouTube चैनल कतरन से। आज सुबह से एक ऐसी कहानी के सिलसिले में घूम रहा हूं जो शायद 30 वर्ष बाद उस कहानी को फिर से मैं दोहराने की कोशिश है। आज सुबह मैं गया लेडी हार्डिंस कॉलेज। लेडी हार्डिंस कॉलेज 90 के दशक के उत्तरार्ध में, जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था, बहुत ही ज्यादा दिल्ली के अखबारों के में सुर्खियां में था। और इसका वजह यह था कि उन दिनों कांग्रेस के एक नेता सुशील शर्मा अपनी पत्नी को, नैना सानी, उसकी हत्या कर अशोका रोड होटल में एक ओवन में, या कहें कि तंदूर में, उसे जला दिया गया। यह मुकदमा हुआ। हम लोग उस शाम में प्रेस क्लब से घर की ओर थे और यह जानकारी मिलने के बाद फिर अखबारों में, सुर्खियों में यह खबर आने लगा कि एक महिला को दिल्ली में काट कर, मार कर जला दिया गया। कल मैक्सवेल पेरेरा साहब उस जमाने में दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे और तंदूर मर्डर केस के नाम से विख्यात नैना सानी, सुशील शर्मा मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन भी किया। इस कहानी में आप उनके बारे में भी सुनेंगे कि कैसे यह केस हुआ था, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ था। लेकिन आज अकस्मात यह इच्छा हुई कि दिल्ली में उस समय जितने भी अस्पताल थे, उन अस्पतालों में जो मॉर्चरी था, जो शवगृह था, जहां पोस्टमार्टम हुआ करता था, उसकी जो स्थिति इतनी बदतर थी। आज की स्थिति कैसी है? आज जब पहुंचा मॉर्चरी में, लेडी हार्डिंस मेडिकल कॉलेज पचकुइया रोड के गेट नंबर 6 से अंदर जाने के बाद, तो 30 साल पहले की सारी बातें याद आने लगी। वहां जो भी अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के लोग, उनसे बातचीत हुई, सभी लोगों को वो दिन याद था। आज और कल में अंतर, एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उन दिनों मॉर्चरी में जो सुख सुविधाएं थी, वो सुख सुविधाएं और आज की सुविधाओं में आसमान जमीन का अंतर हो गया। उन दिनों बहुत ही कम क्षेत्र में, कम अस्पतालों में शवगृह था जहां पोस्टमार्टम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है और लगभग सभी अस्पतालों में मॉर्चरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे दिल्ली पुलिस में पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ी, दिल्ली पुलिस का जो जुरिस्डिक्शन है वो जैसे जैसे उसका वितरण हुआ, अलग अलग पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता गया, वैसे वैसे विभिन्न अस्पताल भी ऐसे पोस्टमार्टम के लिए आवंटित किए गए। आज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम कक्ष में या वहां बैठे लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ पे ऐसे शवों की संख्या बहुत कम हो गई है। अधिकारी लोग बताए हैं कि एक तो साइंटिफिक तरीके से अब पोस्टमार्टम हो रहा है और उसमें भी अब कुछ और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। विज्ञान का जैसे जैसे आविष्कार हो रहा है, पोस्टमार्टम में तब्दीलियां आ रही हैं। दिल्ली में लगभग 30 अस्पताल हैं जहां पोस्टमार्टम की सुविधा है। इसमें जो पुलिस केस से संबंधित है, उसमें करीब 17 पोस्टमार्टम गृहों में यह सुविधा उपलब्ध है। एक बात यहाँ पे अधिकारियों का, खास करके पुलिस अधिकारियों का कहना बहुत जायज भी लगा कि
दिल्ली शहर में भले ही बहुत ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल आ गया हो, जिसे संख्या में गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी या दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के कारण अभी तक उन प्राइवेट अस्पतालों में किसी भी तरह का पोस्टमार्टम करने की सुविधा नहीं दी गई है या उसे अधिकार यह नहीं दिया गया है। यह अलग बात है कि उन अस्पतालों में जो निजी क्षेत्र के सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो ग्रुप 4 हो, चाहे SIS हो या और जितने भी एजेंसीज के लोग हैं, वो तैनात हैं, लेकिन उनकी तैनाती होने के बाद भी आज भी पुलिस और प्रशासन का विश्वास इतना नहीं है कि निजी अस्पतालों में पोस्टमार्टम करने की सुविधा दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो शायद पुलिस के जो हाथ हैं वो बंध जाएंगे, बंधने के अलावा, बंधना नहीं बोलूँगा, हाथ कट जाएंगे, क्योंकि जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो सब पुलिस के पास है, चाहे IPC हो, CRPC हो, एविडेंस एक्ट हो, जितने भी हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में पोस्टमार्टम करने की सुविधा होने से शायद पुलिस अपने आप को हैंडीकैप महसूस होगी। लेकिन यह कहा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से आज के इस युग में, बदलते माहौल में, बदलते राजनीतिक परिवेश में, बदलते राजनीतिक सत्ता में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आमतौर पे जब किसी व्यक्ति के साथ या परिवार में कोई घटना होती है जिसका कि सीधा ताल्लुकात पोस्टमार्टम से होता है, और पोस्टमार्टम करने में, रिपोर्ट मिलने में, पुलिस उस डेड बॉडीज को देने के क्रम में समय अगर अधिक लग जाता है तो दूसरे पक्ष में आक्रोश होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है उस समय की, किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम होना। लेकिन कभी यह सोचा गया है कि एक पोस्टमार्टम में किन किन चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ देखा जाता है, साथ ही कितने उसमें शर्त हैं, कितने तरह के नियम कानून को मद्देनज़र, जो कंडीशंस बोलेंगे, उसको देखा जाता है। छोटा सा एक दृष्टांत, फीटस के मामले में जब सरकार की तरफ से फीटस का हुआ कि आप अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर फीमेल फीटस के मामले में बहुत सारा जो नियम कानून बना, फीटस के मामले में अगर पोस्टमार्टम की बात होती है तो पोस्टमार्टम करने वाले को या जो पुलिसकर्मी हैं, IO है, उनको 22 मुद्दों पे नज़र रखना पड़ता है, 22 पॉइंट्स को उन्हें देखना पड़ता है और उसी के तहत पोस्टमार्टम करना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये कागज़ बताता है कि न्यू बॉर्न केसेस, फीटस के मामले में 22 है गाइडलाइंस। जनरल सुसाइड के मामले में करीब 30 गाइडलाइंस है। सुसाइड कर लिया, मृत्यु हो गई, लेकिन अगर वो पोस्टमार्टम में चला गया तो 30 गाइडलाइंस को देख के पोस्टमार्टम करना पड़ता है। इंजुरीज के मामले में, इंजुरीज के कारण अगर कोई देहांत हो जाता है तो उसे 7 मामलों में 7 ऑब्जेक्टिव्स के तहत, गाइडलाइंस के तहत पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अगर इंटरनल एग्जामिनेशन के कारण मृत्यु होती है तो उसके पोस्टमार्टम के दौरान में 36 गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। एबॉर्शन के मामले में 5 गाइडलाइंस को देखा जाता है। अगर हैंगिंग के कारण या स्ट्रैंगुलेशन के कारण मृत्यु होती है तो उसमें 12 गाइडलाइंस को देखा जाता है। अगर पानी से किसी लाश को, किसी व्यक्ति के पार्थिव शरीर को पानी से निकाला जाता है या उसकी मृत्यु पानी में होती है तो उसमें 10 गाइडलाइंस को देखा जाता है, के तहत पोस्टमार्टम होता है। बर्न के मामले में 12 पोस्टमार्टम जो गाइडलाइंस है, 12 गाइडलाइंस है, उसके तहत पोस्टमार्टम होता है। अगर
फायर आर्म्स के कारण, गोली लगने के कारण या इस तरह के फायर आर्म्स के कारण मृत्यु होती है तो उसमें 12 गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो किया जाता है। उसी तरह अगर अननोन आइडेंटिटी के लोग हैं, अगर उनका पार्थिव शरीर अननोन आइडेंटिटी है तो उसमें भी 12 गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। ट्रैफिक में अगर किसी का दुर्घटना हो गया और ट्रैफिक के कारण उसकी मृत्यु हुई तो जो पोस्टमार्टम होगा उसमें 5 गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस को तहत में, क्योंकि जो व्यक्ति पोस्टमार्टम करते हैं वो डॉक्टर साहब या पोस्टमार्टम कक्ष के, ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ कि नायना साहनी मर्डर केस से लेके पिछले 30 वर्षों में या उससे भी अधिक दिल्ली में जब भी क्राइम बीट पे काम किया तो अक्सर हाँ पोस्टमार्टम रूम में जाना होता था। इसलिए कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसी हादसा हुई, क्यों क्या हुआ, ये जानने के लिए। उन दिनों दिल्ली में अस्पतालों की भी संख्या कम थी और पोस्टमार्टम की संख्या, जो कक्ष है वो कक्ष भी बहुत कम था। लेकिन आज दिल्ली में करीब 37 अस्पताल हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन है। इन 37 में तकरीबन 17 अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए सुविधा है। अब सफदरजंग में है, एम्स में 2 है, एक मेन अस्पताल के लिए, दूसरा ट्रॉमा के लिए, लोकनायक अस्पताल में है, जीटीबी में है, सब्जी मंडी पोस्टमार्टम है, अरुणा असफ अली हॉस्पिटल में है। इन तमाम के बावजूद पिछले वर्ष एक और इसमें नियम बना कि आमतौर पे पहले पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता था। सूर्यास्त के बाद नहीं होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण होता था, लाइट, कि लाइट की इतनी व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी जिससे पोस्टमार्टम किया जा सके। बाद में पिछले वर्ष भारत सरकार के परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, एक ऐसा प्रावधान किया गया कि रात में पोस्टमार्टम या सनसेट के बाद भी पोस्टमार्टम हो सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी अस्पताल में, किसी भी पोस्टमार्टम रूम में अब बिजली की या प्रकाश की उतनी व्यवस्था हो सकती है कि हम पोस्टमार्टम को कंडक्ट कर सकते हैं। यह एक तरह से बहुत ही बेहतर सोच। मैं जब कल लेडी इरविंग, लेडी हार्डिंज अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में गया था, परिसर में गया था, बातचीत लोगों से किया, तो उन लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ उन्होंने बताया कि पहले जो पोस्टमार्टम में समय लगता था, औसतन समय 4 घंटा की बात होती थी और सारे जो प्रोसेस थे उसको पूरा करते काफ़ी समय लग जाता था। और उन लोगों का ये भी करना था कि उस समय जो पोस्टमार्टम होता था उस पर यहाँ के बोन्स के इस हड्डी से अब कहना है कि हम ब्लड से पोस्टमार्टम करना शुरू किए हैं, जिसमें समय अधिक से अधिक 20 मिनट या आधा घंटा में सारे प्रोसेस पूरा हो जाएंगे और जो भी कागजात है ये सारा चीज़ उपलब्ध हो जाया करेगा। लेकिन जो नियम बना उस नियम में यह मान के चला गया कि हम सनसेट के बाद पोस्टमार्टम तो करेंगे, लेकिन कुछ मसलों में, कुछ मामलों में सनसेट के बाद पोस्टमार्टम नहीं होगा, जैसे होमिसाइड केस के मामले में, सुसाइड केस के मामले में, रेप केस के मामले में, डिकम्पोज बॉडीज के मामले में, और अगर किसी मामले में सस्पेक्टेड फॉल है तो ऐसे मामले में यह पोस्टमार्टम रात में नहीं होगा। यानी ये फिर अपने पूर्ववत दिन में सूर्य के उदय के समय या सनलाइट में जो पोस्टमार्टम होता आया है मुद्दत से, उसी में पोस्टमार्टम होगा, ताकि किसी भी तरह से
कहीं से भी कानून के लिए कोई छिद्र नहीं छूट जाए, जिससे कि हम या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उस केस को देखने वाले वो अंततः अभियुक्त तक उन्हें पहुंचने में किसी भी प्रकार की दिक्कत। अभी एक तरह से एक और नया चीज इस क्षेत्र में आया है, वह है वर्चुअल। पिछले दिनों जब राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हुई थी और उनका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उस पोस्टमार्टम में वर्चुअल पोस्टमार्टम किया गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हैं, उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया था और कहा उनके अनुसार इस तरह के पोस्टमार्टम में अधिक से अधिक 15 मिनट, इसमें किसी भी तरह से काट छाट की बात नहीं होती है और वो तत्काल बहुत ही ऑथेंटिक पोस्टमार्टम होता है। अस्पताल में जब कल पोस्टमार्टम रूम में गया, वहाँ लोगों से मिला, बातचीत किया, तो उस क्रम में उन लोगों का कहना था कि पहले दिल्ली की एक तो आबादी कम थी, दूसरा दिल्ली पुलिस का जो रेंज है उसकी संख्या कम थी, पुलिस स्टेशंस कम था, तो समय के साथ एक तो आबादी इतनी अधिक हो गई, उससे पोस्टमार्टम रूम पे, कक्षों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा। लेकिन आज दिल्ली पुलिस में करीब 6 रेंज है, 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और 209 पुलिस स्टेशन है। दिल्ली पुलिस में अभी तकरीबन 76,000 पुलिस फोर्स है। उन लोगों का कहना है कि चाहे इन 76,000 पुलिस फोर्स में भले ही वीआईपी ड्यूटी और अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी में पुलिसकर्मियों का तैनाती हो, लेकिन पुलिस स्टेशन के साथ साथ जैसे पुलिस स्टेशन का संख्या उसकी संख्या बढ़ी, उसी क्रम में एक डिवीजन भी हुआ, एक क्षेत्र का बंटवारा भी हुआ कि इस क्षेत्र के जो भी इस तरह के केस आएंगे वो फलाने पोस्टमार्टम में जाएंगे, इस क्षेत्र के जहां आएंगे पोस्टमार्टम फलाने जगह जाएंगे। इससे परिणाम ये हुआ कि एक पोस्टमार्टम रूम पे प्रेशर बहुत कम हो गया। लेडी इरविंग कॉलेज में उस अस्पताल पोस्टमार्टम कक्ष में जब बात किया, बोले कि बहुत दिन से वहां पे पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, हालात यही है। और यह बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से एक जो कानून व्यवस्था है या इस तरह की जो घटनाएं लगातार बारंबार होती थी, उस घटनाओं पे नियंत्रण है। यह एक सकारात्मक पहल है और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, यह सोचा जाना चाहिए।